बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 इमोशंस पढ़ेंगे और ये इसके बाद आगे एक दो और चैप्टर्स रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे जल्दी। सबसे पहले इमोशंस, ये कुछ आप देख सकते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरे बनाए हुए, और इमोशंस आपको पता है कि अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करना या फिर बंदे की जो फीलिंग्स होती हैं उसको कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है हम अपने ड्यूरिंग चैट्स यूज़ करते हैं इमोजीज़ वगैरह जो होते हैं मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हर इमोजी जो है वो डिफरेंट इमोशन शो करती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इमोशन का, ये लिखा हुआ है, इमोशन इज़ ए कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना विच अकर एज एनिमल और पीपल लिव विद इट। एक तो ये पता नहीं इसमें इतने ट्रांजिशंस डाले हुए, ये कह रहे हैं कि इमोशंस जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। साइकोलॉजिकल मतलब ये कि दिमागी काम है या दिमाग से होने वाली या दिमाग से कंट्रोल होने वाली एक चीज़ है जो कि लोगों के साथ और जानवरों के साथ, जानवरों में भी पाए जाते हैं और लोगों पीपल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके ज़िंदगियों में ये सारी चीज़ें होती है, इसको हम कहते हैं इमोशन। इमोशन इज़ एन इंटेंस फीलिंग दैट आर डायरेक्टेड एट समवन और समथिंग। इंटेंस फीलिंग मतलब ये कि जो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली कोई फीलिंग होती है। ठीक है, तो वो होती है। अब वो किसी के ऊपर भी हो सकता है या किसी चीज़ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे को देख के जो है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये आपका एक इमोशन है उस बंदे को लेकर। या जो है आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उस चीज़ को जब अचीव करते हो, उसको लेते हो या फिर उसको हासिल करते हो, तो वो भी एक किस्म का उसके लिए जो आपकी खुशी होती है, आपका जो प्यार होता है, ठीक है, वो भी एक किस्म का इमोशन है। मतलब इमोशन किसी बंदे के साथ या किसी चीज़ के साथ आपके कनेक्ट होते हैं, और वो है क्या चीज़, आपके जो फीलिंग्स होते हैं, आपके जो एहसासात और जज्बात होते हैं, इसको हम कहते हैं इमोशन। इमोशन के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब 3 हिस्से होते हैं हमारे बॉडी में इमोशंस के, जिसमें सबसे पहले फ़िज़िकल कंपोनेंट। फ़िज़िकल कंपोनेंट मतलब ये कि आपके बॉडी के अंदर जब इमोशंस ज़ाहिर होते हैं या जब इमोशंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अराउज़ल जिस चीज़ का होता है, अराउज़ल मतलब किसी चीज़ का पैदा होना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल कंपोनेंट। फ़िज़िकल कंपोनेंट इज़ द साइकोलॉजिकल अराउज़ल। मतलब जब आपके बॉडी में जब इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहली चीज़ वो है, ठीक है, फ़िज़िकल कंपोनेंट। दूसरा कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव, द कंपोनेंट डिटरमाइन द स्पेसिफिक इमोशन दैट वी फील। मतलब ये कि उस इमोशन की वजह से आपके जहन पे क्या असर पड़ता है या आपकी बॉडी में उस टाइम क्या चेंजेस आती है। नंबर 3 is behavioral component. The component is the outward expression of the emotion, कि आप उस इमोशन को किस तरह ज़ाहिर करते हो, किस तरह एक्सप्रेस करते हो। ये 3 चीज़ें एक इमोशन को प्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सबसे पहले जो फ़िज़िकल कंपोनेंट है, आपने कोई चीज़ देखी, आपको जो है उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अभी वो इमोशन जो है वो अराउज़ हो रहा है, उसकी अराउज़ल हो रही है, तो मतलब आपको अभी गुस्सा आ रहा है। ठीक है, और उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होगा कि आपके जहन में जो है वो चीज़ें अभी डिस्टर्ब होने लगती हैं, आपके जहन में जो है गुस्सा डेवलप होने लगता है। और नंबर 3 बिहेवियरल का होगा कि आप उसको एक्सप्रेस किस तरीके से करते हो, किसी के ऊपर चीखते हो, किसी को मारते हो, किसी को गाली देते हो, जो भी करते हो, अपने गुस्से को किस तरह एक्सप्रेस करते हो इमोशन को। ठीक है, वो उसका बिहेवियर होगा। मतलब आपके इमोशन का आपके बिहेवियर के ऊपर क्या असर हो रहा है, ये इस तरीके से आप जो है इन 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं इसको। ये भी वही आपको वही चीज़ बताई गई है। अच्छा जी, इसके वैरायटी ऑफ इमोशंस और इमोशनल स्टेट। वैरायटी मतलब इसके जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस हैं या फिर इसकी जो वैरायटीज़ हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। ह्यूमन इमोशन इज़ इन्नेट इन ऑल ऑफ अस। मतलब इमोशन जो होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर इन्नेटली होते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने इंसान के अंदर उसके पैदाइश के बाद उसके जहन में डाल दिया, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती। पैदाइशी तौर पर लोग जो है वो इसके साथ, मतलब पैदाइश से लेकर मौत तक हर बॉडी और हर इंसान के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं।
उसमें जो है खुशी, गम, प्यार, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही होती, जो हम अपने डेली लाइफ में जो है उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अंदर या तो पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। नाम से ही पता चलेगा कि पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन क्या है और नेगेटिव क्या है। अच्छा जी, ये देखें, पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन दैट लीड वन टू फील गुड अबाउट वन सेल्फ, मतलब मुझे अपने आप के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे है जो है पॉजिटिव चीज़ें मेरे जहन में आ रही है और मैं बहुत एक अच्छा सोचने वाला बंदा हूँ, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ और जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ और अच्छी जो है चीज़ें मैं उनको परस्यू करता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, पॉजिटिव इमोशन। नाम से ही पता चलता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें कब होंगी, जब आप उसको करवाना चाहेंगे, ठीक है। जब आप पॉजिटिव इमोशन के साथ होंगे और आप ख़ुद पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसमें जो है आप होपफुल होंगे, मतलब आपको जो है एक हर चीज़ में उम्मीद नज़र आएगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप पीसफुल होंगे। ये पॉजिटिव इमोशन है। ये आपको बताए गए हैं कि पॉजिटिव इमोशन में आपको सेटिस्फेक्शन, प्राइड, प्लेजर और ये सारी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इमोशन है। अच्छा जी, नेगेटिव इमोशन ये लिख रहे हैं कि नेगेटिव इमोशन सेप योर एनर्जी मतलब ये कि आपकी एनर्जी को पीते हैं। जैसे बंदा पानी पीता है ना, तो नेगेटिव इमोशन आपकी एनर्जी को ज़ाया करते हैं, आपके मेहनत और आपके इफ़ेक्टिवनेस को ज़ाया करते हैं। इन नेगेटिव इमोशनल स्टेट यू फाइंड द लैक ऑफ डिज़ायर टू डू एनीथिंग, मतलब उसमें आप वो क्या कहते हैं कि कोई काम करने की चाह नहीं होंगी, ठीक है। कोई आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं कोई काम करूं या मैं कुछ अच्छा करूं। इसमें जो है आप एग्जॉस्टेड होंगे, मतलब ये कि आप बिल्कुल थके से होंगे, आप बिल्कुल पैनिक और एब्नॉशियस होंगे, कोई काम करने को दिल नहीं चाहेगा। कोई हर चीज़ में जो हम कहते एब्नॉशियस मतलब ये कि हर चीज़ में कोई ना कोई ख़राबी निकाल देना, जिसको हम आम ज़बान में क्या कहते हैं, कीड़े निकाल देना, ठीक है। एब्नॉशियस कि किसी चीज़ में ख़राबी है भी नहीं, और है भी तो आप उसको अच्छाई में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसके अच्छे साइड पे काम कर सकते हो, लेकिन आपको जस्ट उसमें बुरी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो ऑब्नॉशियस बंदा होता है। अच्छा जी, आपको वही बताया गया है कि नेगेटिव इमोशन में जो है आप डिप्रेशन में होंगे, डाउट में होंगे, डिस्पेयर, शेम, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी जब कोई बंदा नेगेटिव इमोशन होगा। अच्छा जी, इवोल्यूशन एंड इमोशन। एवोल्यूशन हैव एडॉप्टिव वैल्यू। एवोल्यूशन का मतलब ये कि वक्त के साथ साथ एक बंदा जितनी चीज़ें अडॉप्ट करता है, जिस तरीके से वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करता है और जिस तरीके से वो काम करता है, ठीक है, वो क्या होगा, एडॉप्टिव वैल्यूज़। इमोशन ऑफ फियर कॉल फॉर शिफ्ट इन परसेप्शन, अटेंशन, कोग्निशन, मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों को, जिस तरह हम अगर किसी चीज़ से डरते हैं, ठीक है, किस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ना करें या हम उस साइड पे ना जाएं, ठीक है। डेंजर को हम अवॉइड करें या जो सेफ्टी चीज़ें होती हैं उसको हम ज़्यादा जो है वो अपनाएं, मतलब वो सारी चीज़ें करें जिससे हमें नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो, ठीक है। और फिर बॉडी के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, जो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक है। स्पेशली हमारे बॉडी के अंदर जो बेसिक इमोशंस होते हैं वो 6 है। वो सबसे पहले उसमें है एंगर, फियर, सरप्राइज़, सैडनेस, हैप्पीनेस और डिसगस्ट। ये सारी चीज़ें आई थिंक मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंगर मतलब जब आप गुस्से में होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। हैप्पीनेस, सरप्राइज़ मतलब आपको कोई सरप्राइज़ दे, कोई हैरान होने वाली बात आपको बताएं, ठीक है, या आप कोई ऐसी चीज़ देखो, तो ये भी आप हैरान होना भी आपका एक इमोशन है। डिसगस्ट की चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप जो है उसको आपको नहीं पसंद कोई चीज़। सैडनेस और फियर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इमोशन है। थ्योरी ऑफ इमोशन क्या है कि इमोशंस के हवाले से मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज पेश की है, जिसमें एक नॉर्मली उन्होंने ये बताया कि अगर स्टिमुलस है, मतलब कोई भी चेंज लाने वाली चीज़ है, ठीक है, वो आपको परसीव होती है, मतलब आपके दिमाग में आती है, आप उसको देखते हो तो आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, उसके बाद जो है आपके दिमाग से एक इमोशन एक्सपीरियंस होता है, मतलब आपको इमोशन फील होते हैं। और इमोशन इज़ ए
ऑटोनॉमिक अराउजल है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होता, ख़ुद ब खुद वो सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई जानवर देखा तो ज़ाहिरी बात है अगर वो ख़तरनाक जानवर है तो आपको डर लगेगा, जब आपको डर लगेगा तो आप वहाँ से भागोगे, ठीक है। तो ये जो है एक किस्म के इमोशन है कि फ़ियर क्या चीज़ है, फ़ियर जो है आपका इमोशन है। उसके बाद जो आपके रनिंग और आपका भागना है वो आपका उस चीज़ को रिस्पॉन्स है, ठीक है, ऑटोनॉमिक अराउजल है, ये वही बताई गई है, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहली थ्योरी है दैट इज़ जेम्स लैंग थ्योरी है, जिसने 1884 से 1885 के दौरान जो है ये थ्योरी पेश की थी। उसमें कहा है इमोशन आकर एज ए रिज़ल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू इवेंट्स, मतलब ये कि अगर कोई काम होता है, ठीक है, और साइकोलॉजिकली आपका दिमाग उस चीज़ को जो रिएक्शन देता है उसको हम कहते हैं इमोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर है या कोई ऐसा बंदा है क्लास, चलो हम एग्ज़ाम्पल ले दें कि घर पे जो है वालिद है, अब वालिद के साथ जो है आप बदतमीज़ी करोगे या फिर आप उसके साथ सही से बात नहीं करोगे, ठीक है, तो उनको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आना उनका इमोशन है, एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। किस चीज़ का रिएक्शन है? आपकी बदतमीज़ी का, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का मतलब किसी भी चीज़ को कोई साइकोलॉजिकल रिएक्शन देना, इसमें जेम्स लैंग थ्योरी में जो है यही बताया गया है कि इमोशन जो है किसी चीज़ को साइकोलॉजिकल रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है। और ये बताया गया और इमोशनल फीलिंग फॉलोइंग बॉडीली अराउजल, या फिर जिसके किसी के बॉडी में जो है इमोशन की वजह से उनकी बॉडी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है या अराउज हो जाती है, जिसको हम फर्स्ट थ्योरी या जेम्स लैंग थ्योरी, ये आपने याद रखना है कि जेम्स लैंग थ्योरी में क्या बात की गई है। प्रपोज दैट यू विल इंटरप्रेट यूर फिजिकल रिएक्शन, वही बात है कि अगर जब आप डरते हो या कोई भी काम होता है तो ज़ाहिरी बात है आप उसको अपना फिजिकल रिएक्शन दोगे, ठीक है। तो यही बात बताई गई है कि रिएक्शन देना जो है ये इमोशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज़ कैनन-बार्ड थ्योरी। कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन जो है वो 1927 में पेश की गई है, और इसके आपको ये तारीख़ और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अक्सर इस तरीके के MCQs बनते हैं। ये लिखा है वी रिएक्ट टू अ स्टिमुलस एंड एक्सपीरियंस द एसोसिएटेड इमोशन एट द सेम थिंग। वी रिएक्ट टू अ स्टिमुलस मतलब ये कि हम एक साथ अपने एक स्टिमुलस को रिएक्शन भी देते हैं और उसके जो इमोशंस होते हैं वो भी एट अ टाइम हम एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपको कोई चीज़, आपको डर भी लग रहा है और आप वहाँ से भाग भी रहे हो, ठीक है, तो आपको डर लगना क्या है? इमोशन है, और आपको वहाँ से भागना आपका रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जब एट अ टाइम हो रही होती हैं तो उसने कहा कि ये एक काइंड ऑफ इमोशन है, ठीक है। इमोशनल फीलिंग एंड बॉडीली अराउजल, मतलब ये कि इमोशनल फीलिंग भी है और बॉडी का रिस्पॉन्स भी है, ठीक है। जब ये दोनों एट अ टाइम एक साथ होती हैं तो मतलब ये एक थ्योरी ऑफ इमोशन उसने पेश की थी कैनन-बार्ड ने, जिसमें यही बात की गई। वी फील इमोशन एंड एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल रिएक्शन, के मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए आप जो है रिएक्शन देते हो और उसके साथ साथ आप इमोशन भी होते हो या आपको जो इमोशंस फील होते हैं, यही थ्योरी है। जैसे कि लिखा हुआ है कि सच स्वेटिंग ट्रम्बलिंग एंड मसल टेंशन साइमल्टेनियसली, जब आप डरते हो तो अचानक आपको पसीना आने लगता है, आप कँपाते हो और आपके मसल्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि आप जो है भागने के सिचुएशन में होते हो। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके इमोशनल स्टेज हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आई सी द स्नेक आई एम अफ्रेड आई बिगेन टू ट्रेम्बल, जैसे आपने कोई सांप देख लिया, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है आप डर जाओगे। जब आप डरोगे तो फिर आप ज़्यादा डर की वजह से जो है वो कँपाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये क्या है? एक साथ अफ्रेड एक इमोशन है ना, खौफ एक इमोशन है और कँपाना आपके बॉडी का अराउजल है, एक रिएक्शन है। तो जब ये दोनों एक साथ होती हैं तो ये कैनन-बार्ड थ्योरी को सपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ दोबारा बताई गई है, स्केटर थ्योरी, स्केटर सेंगर थ्योरी है। इसमें जो है थोड़ी बहुत डिफरेंस, इतनी कुछ चीज़ें नहीं। इसमें लिखा हुआ है कैसे थ्योरी ऑफ इमोशन सजेस्ट दैट वी एक्सपीरियंस इमोशन बेस्ड ऑन ऑटोनॉमिक अराउजल एंड द वे दे
लेबल द इमोशन, मतलब ऑटोनॉमिकली ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में कोई भी इमोशन जो है वो जाग जाता है, लेकिन इमोशन के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई स्टिमुलस होगा, ठीक है। तो स्टिमुलस जब आप फील करते हो, आपके बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे चेंजेस आते हैं या कोई भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिकली जो है ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक रिएक्शन सा जागता है या फिर एक इमोशनल स्टेज में आप चले जाते हो, जिसको हम कहते हैं स्कैटर सिंगर थ्योरी, ठीक है। ये लिखा हुआ स्टिमुलस आया, आपने उसको परसीव किया, स्टिमुलस जो है वो आपके ऑटोनॉमिक अराउजल में चला जाता है, मतलब आपके ब्रेन को एक किस्म का जगा देता है और आप उसके बाद एक स्पेसिफिक इमोशन फील करते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये वही है कि कॉग्निटिव मेंटल फैक्टर आल्सो एंटर इनटू द रूम, मतलब ये कि आपके कुछ इमोशन जो है आपके ब्रेन से और कॉग्निटिव मेंटली आप जो है उन सारी चीज़ों को रिस्पॉन्स देते हो। अजीम दैट व्हेन इंडिविजुअल इज अराउज ही एज नीड एज टू इंटरप्रेट हिज फीलिंग, जब बंदा कोई मतलब अराउजल होता है, मतलब उसका दिमाग जो है उस चीज़ के लिए एक्टिवेट हो जाता है, तो ज़ाहिरी बात है वो अपनी फीलिंग ज़ाहिर करेगा। इमोशन आकर व्हेन लेबल एंगर, फियर और हैप्पीनेस, इन तीनों में से आपको कोई भी चीज़ फील होगी, आप गुस्सा होंगे, आप डरे हुए होंगे, आप खुश होंगे, तो ज़ाहिरी बात है ये आपके इमोशंस में आता है, ठीक है। अब इसके कुछ कैटेगरीज पढ़ेंगे, मतलब ये जो इमोशन है इसके मेनली दो कैटेगरीज है, प्राइमरी इमोशंस और सेकेंडरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस या जो डेवलपमेंट ऑफ, उस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले आपको ये डेवलपमेंट के किस उम्र में जो है कौन से इमोशन जो है वो बंदे के आते हैं। जैसे कि 3 मंथ्स, जब 3 मंथ्स का बच्चा होता है तो उसमें आपको जो है सिर्फ खुशी और गम का वो मिलेगा कि जब वो मतलब बिल्कुल उसका जो है उसकी हैप्पीनेस और उसका जो सैडनेस है वो जस्ट उसके खाने के साथ है। अगर वो बिल्कुल भूखा नहीं है, बिल्कुल फुल है, ठीक है, उसको सब कुछ खाना वगैरह सही मिल रहा है, ठीक है, दूध वगैरह, तो मतलब वो हैप्पी होगा, वो जो है इमोशनल नहीं होगा, या उसके इमोशन जो है वो अच्छे होंगे, हैप्पी हो। लेकिन अगर वो भूखा है, उसको खाना वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो रोएगा। उसके अंदर बस ये दो है, या तो वो खुश होगा या फिर वो परेशान होगा, ठीक है, या रोएगा या हंसेगा। इसके अलावा जब 4 to 6 आता है तो फिर उसके अंदर थोड़े से एंगर और सरप्राइज़ वाले इमोशन आते हैं। फिर 7 to 8 में उसके अंदर फियर वाले इमोशंस भी आते हैं। 8 to 9 मंथ में जो है तकरीबन उसके सारे इमोशंस आ चुके होते हैं। और 18 to 24 मंथ्स में उसके बॉडी के अंदर, जैसे कि कोई बच्चे जो है आप उसको गुस्सा कर दो, उसको मार दो तो शर्मिंदा होते हैं, हमदर्दी वगैरह भी जताते हैं कभी कभी, और उसको अपना भी अंदाज़ा होता है कि हाँ मैं भी कोई हूँ या मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। इसके अलावा 2 to 3 ईयर का जब वो होता है तो फिर वो काफ़ी इमोशनली बिहेवियर उसका सही हो जाता है, और उसको पता चलता है कि कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, ये सारी चीज़ें। फिर तो मतलब काफ़ी वो इमोशनली मैच्योर हो जाता है, इतना नहीं मतलब बड़े एडल्ट की तरह नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें उसको समझ आने लगती है। अब आते हैं प्राइमरी इमोशंस पे। प्राइमरी इमोशन जो है वो इमोशन है जो कि किसी रिस्पॉन्स में जो है वो आपको मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी काम के रिस्पॉन्स में जो है आप कोई चीज़ ज़ाहिर करते हो, जैसे कि लव, ठीक है, तो लव आपको मतलब कोई ऐसा बंदा देखो, जैसे कि आप बंदा कोई अपने पेरेंट्स को देखता है या कोई अपने फैमिली के किसी बंदे को देखता है तो उस पे जो है लव आएगा, ठीक है। खुशी होगी, ये भी किसी रिस्पॉन्स, जैसे आपने कोई गुड न्यूज़ सुन लिया तो आप खुश होंगे। एंगर, गुस्सा कब होंगे, जब आपको कोई कुछ कहें, कोई गाली वाली दें या कोई मारे आपको तो आपको गुस्सा आएगा। सैडनेस, सरप्राइज़, ये हर चीज़ के रिस्पॉन्स में आपको ये चीज़ें मिलती है, प्राइमरी इमोशंस। फियर, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी इमोशन, सेकेंडरी वे एक्सपीरियंस फियर, द सेकेंडरी इमोशन वुड बी फील threatened or feel anger depending on the situation we are expecting। मतलब ये कि जो सेकेंडरी इमोशन होगा वो जब आपको डर लगेगा तो डर किस वजह से लगता है, ठीक है, वो चीज़ें जो है वो सेकेंडरी इमोशन। उसमें जो है आप पैशन, मतलब आपको उस काम करने का जो है एक चाहत होगी कि मैं अब ये काम करूं। ऑप्टिमिज्म, इरिटेशन, डिसगस्ट, और ये सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी इमोशन है, ठीक है। इरिटेशन मतलब ये कि किसी काम
से छिड़ जाना जिसको हम कहते हैं। डिसगस्ट, ये भी वही सेम, या आपको किसी काम करने में शर्म आती है, आप नर्वस होते हो, ये सेकेंडरी इमोशंस में आएंगे। ये आपको वही प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशंस बताए गए हैं, सो यू कैन सी दैट। अच्छा जी, फेशियल एक्सप्रेशन कन्वे इमोशन, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सप्रेशन का पता चलता है। ये बताया कि हमारे फेस में तकरीबन 44 मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से हर बंदे के फेस से उसके अंदाज का पता चल जाता है, ठीक है। ये आपको नीचे बताए गए हैं कि आपको बंदे के शक्ल से जो है उसके मतलब इमोशंस का पता चलेगा, ठीक है। इसके टाइप्स ऑफ इमोशन बताए, एंटिसिपेटरी इमोशन और आउटकम इमोशन। एंटिसिपेटरी मतलब ये कि किसी काम करने की ख्वाहिश होगी आपको, या जो है आपको किसी काम से डर लगता है। जैसे आजकल एग्ज़ाम होने वाले हैं तो बंदे को डर लगेगा, यार एग्ज़ाम कैसे होंगे, पेपर अच्छे नहीं हुए तो क्या होगा, ये एक फ़ियर है, ठीक है। इसको हम कहेंगे एंटिसिपेटरी इमोशन। और डिज़ायर ये होगा कि मेरे पेपर अच्छे हो जाए, मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, ये भी एंटिसिपेटरी है। एक ख़याली दुनिया है अभी फ़िलहाल, ठीक है, काम करने से पहले जो हम सोचते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, एंटिसिपेटरी इमोशंस। एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ फ़र्ज़ करते हो, आपके दिमाग में कोई चीज़ है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। दूसरा है आउटकम इमोशन, उसी काम के होने के बाद जो नतीजा निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आउटकम। आउटकम मतलब नतीजा निकलना। तो एंटिसिपेटरी का आपने देखा कि आपको डर लग रहा था या आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, और आपको अभी डर लग रहा है कि पेपर कैसे होंगे। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा एग्ज़ाम के बाद वो क्या होंगे, आउटकम इमोशंस होंगे कि रिज़ल्ट अच्छा आया तो आप हैप्पीनेस, आप खुश होंगे, या आप जो है परेशान होंगे रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, एंजाइटी में होंगे, या आप रिग्रेट करेंगे, आपको पछतावा होगा शायद मैंने पढ़ा होता, मैंने ये किया होता, मैंने वो किया होता। तो एक काम के नतीजे में जो इमोशंस आप फील करते हो आउटकम आएंगे, और जो काम से पहले आप फील करते हो कि ये होगा या ये मैं ऐसा करूँगा या ऐसा हो, ठीक है, तो ये एंटिसिपेटरी इमोशंस होंगे। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल क्लूज़ है ये। साइकोलॉजिकल क्लूज़ मतलब ये कि आपको किसी बंदे के अंदाज से पता चलेगा कि वो किस तरह या किस इमोशन का बंदा है अभी फ़िलहाल। उसके जैसे कोई बंदा आपको जो है आपके सामने बात कर रहा है, उसकी आवाज़ ख़राब हो रही है, उसका हार्ट रेट बहुत बड़ा है, या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, या जल्दी जल्दी वो सांस ले रहा होता है, ठीक है, या उसके वो कलर फेस कलर जो है वो रेड है या बहुत ज़्यादा पेल हुआ है, तो बंदे को पता चलता है कि हाँ इसको कोई ना कोई मसला है, या तो ये ज़्यादा कुछ डरा हुआ है, या ये जो है बीमार है, ठीक है, या फिर इसको कोई और मसला है। बंदे के मुंह से पता चल जाता है ना, उसके बात करने के अंदाज से। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल क्यूज़, ठीक है। तो मतलब आपको जो क्लू दे रहा होता है ना बंदा अपने इमोशंस के ज़रिए। अच्छा जी, इसके अलावा लिखा है एग्रेशन इज़ एन इमोशन। एग्रेशन मतलब ये कि जज्बाती होना, एग्रेशन, एग्रेसिव मूड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एक गुस्सा भी कह सकते हो आप, कि एक बंदा गुस्सा हो जाता है, तो ये भी एक इमोशन है कि आप जो है गुस्सा शो करते हो, आप जो है एग्रेसिव मूड में आते हो, ये एक किस्म का वो है, इमोशन है। ये लिखा हुआ है बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर इज़ फ्रीक्वेंटली प्रेसिडेड बाय फीलिंग ऑफ एंगर। अगर आप एग्रेसिव बिहेवियर हो तो मतलब आपको बार बार गुस्सा आएगा, मोर सो देन एनी अदर इमोशन। आपको ज़्यादा मतलब खुशी और रिलीफ वाले इमोशंस के अलावा आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, वो बाकी सारी चीज़ें कम होंगी और गुस्सा ज़्यादा होगा, मतलब हर दूसरी तीसरी बात पे आपको गुस्सा आएगा। दैट इज़ एग्रेसिव बिहेवियर या फिर एग्रेसिव इमोशन हम इसको कहते हैं। एग्रेसिव इमोशनल स्टेट कंसिस्ट ऑफ फीलिंग ऑफ हेट, कि आप किसी चीज़ से नफ़रत करते हो, आप जो है झगड़ा करने को दिल चाह रहा है, आप गुस्सा करते हो, ठीक है। ये किस वजह से होता है, इस हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है एंड्रोजन, जो मेल स्पेशली मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाता है, ठीक है, और मूड स्विंग्स और ये सारी चीज़ें कराते हैं, जो बंदे का मूड ऑफ और ऑन और अच्छा बुरा होता है, ठीक है। तो ये जो है एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। तो अगर एंड्रोजन हार्मोन का असर ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, तो बंदे का जो मूड होता है या जो उसका बिहेवियर होता है वो एग्रेसिव होता है, ठीक है। इस तरह का ये जो है मतलब एक एग्रेसिव बच्चा आपको बताया गया है। अच्छा, इमोशंस अक्रॉस कल्चर मतलब ये कि
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे इमोशंस के ऊपर असर करती है, जैसे कि हमारा कल्चर, ठीक है। तो कल्चर के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डिटरमाइन व्हाट पीपल फील, एंगर, सैड, लोनली, हैप्पी, मतलब ये कि आप ये सारी चीज़ें अपने कल्चर के हवाले से फील कर सकते हो। अगर आपका कल्चर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होने देता किसी से बात, या फिर आप जो है एक लिमिट तक आपको रखता है, तो वो उसके मुताबिक आपके इमोशंस डेवलप होते हैं। इसके अलावा आपके जो लैंग्वेज होता है वो भी बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर जो है वो चीज़ें करवाती हैं। इसके अलावा ये जो है आपको कुछ फैक्टर बताए गए हैं, देयर आर वेरियस फैक्टर, जिसकी वजह से आपके बॉडी में पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस आएंगे। अच्छा, इसमें ये आई थिंक गनी खान की भी पिक्चर लगाई हुई है। कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले उसमें है पर्सनालिटी, ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके इमोशन के ऊपर इफ़ेक्टेड होती हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसी तरीके से आपके इमोशन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जाहिल गवार बंदा है तो उसके इमोशंस कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाले, हेट वाले होंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल बंदा है, उसको चीज़ों का पता है, दुनिया का पता है, तो उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस हर बंदे के साथ अलग अलग होंगे। उसको ये पता होगा कि किसके साथ किस तरह डील करना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब ये कि लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है, हर किसी के साथ उसका लेना देना होता है और हर किसी के साथ उसकी गपशप होती है। जो भी बेकार बंदा होता है उसकी दोस्ती होती है उसके साथ, या फिर जो है एक्सट्रोवर्ट बंदा ऐसा होता है। इंट्रोवर्ट वो होता है जो कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के ऊपर फोकस करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके दोस्त ना हो, वो जो है एक ख़ास लिमिट तक रहें और अपने ऊपर काम करे, ठीक है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यही होता है, और वो ज़्यादा से अपने बारे में सोचता हो। लेकिन एक्सट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस के ऊपर जो है वो असर करते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी, स्पेशली जो पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा कल्चर में आई थिंक कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम ले लें जो इंग्लिश पीपल होते हैं, जो अंग्रेज़ होते हैं, उनका कल्चर अलग है, तो इसलिए उनके इमोशंस भी अलग होते हैं। उनके कल्चर में ये है कि जब बच्चा जो है एडल्ट हो जाता है, 18 साल 15 साल से आगे चला जाता है, तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। और उनकी फैमिली जो स्ट्रेंथिंग होती है, या जिस तरह मतलब पाकिस्तान में या हमारे लोगों का जिस तरह फैमिली बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो उन लोगों का वो नहीं होता। तो कल्चर डिफरेंस आ जाता है जो कि आपके इमोशंस के ऊपर असरअंदाज होता है। जैसे कि अगर उनका कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूर का रिश्तेदार, कोई चचा, कोई अंकल, कज़न वगैरह, उनकी डेथ हो जाए या उनके साथ कोई मसला आ जाए, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने साथ उनको रिलेट ही नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो, हमारा कल्चर ये है कि वो भी फैमिली का हिस्सा है और वो भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल्चर की वजह से हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड होती हैं। आप देख लीजिएगा, इसमें यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपका जेंडर ये कि आप मेल है फीमेल है, ये भी आपके इमोशन के ऊपर जो है वो मतलब असर करती है, ठीक है। और वुमेन आर मोर इमोशनली रिएक्टिव देन मेन, ये लिखा हुआ है साइकोलॉजी के मुताबिक कि फ़ीमेल के अंदर, वेमेन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट होती है, या वो ज़्यादा इमोशनल होती है बमुकाबला मेन के, कि वो जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस उनके बॉडी में आते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा मतलब गैर ज़रूरी तौर पर उनको रिएक्शन देते हैं। और इसके अलावा लव, एंगर, स्माइल और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेल के मुकाबले में फ़ीमेल ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ये सारी चीज़ें, ये नोट करने वाली चीज़ें इसमें वैसे पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा वेदर के हवाले से भी बंदा अक्सर जो है इमोशनली वो हो जाता है कि मतलब कुछ लोगों को बारिश पसंद होती है, तो मतलब वो बारिश के मौसम में उनका मूड बहुत अच्छा होता है।
कुछ लोगों को जो है ऐसी सनी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, तो फिर उनके उस टाइम जो है वो मतलब अच्छा फील करते हैं। कुछ लोगों को जो है इस तरह मतलब बारिश वाला मौसम अच्छा नहीं लगता, तो वो बोरिंग फील करते हैं कि यार बारिश हो रही है, क्या मुसीबत है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और एक नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब जैसे अभी स्ट्रेस है कि हमारे पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे, वो भी रमज़ान में, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेस है जिसकी वजह से हम एक इमोशनल स्टेज में होंगे, तो ये हमारे इमोशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट वन एज। ज़ाहिरी बात है जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है उसके इमोशंस इतने ज़्यादा जो है वो उभरते हैं। जैसे हमारे घरों में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हमारे साथ अटैच होते हैं और ज़्यादा हमारे लिए इमोशनल होते हैं। तो एज के साथ साथ इमोशंस जो है वो मज़ीद डेवलप होते हैं और ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली बंदा इमोशन होता है। एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको जो है रोल ऑफ नर्स बताया गया है। रोल ऑफ नर्स जो है आपको पता है कि इमोशंस में नर्स का क्या रोल है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास पेशेंट्स आएंगे, आप उनसे जस्ट बात नहीं करेंगे बल्कि उनके जो इमोशंस होंगे, उनकी जो तकलीफ़ होगी उसको आपने फ़ील करना होगा, अपने ऊपर लाना होगा कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो तो मैं क्या फ़ील करूँगा, मैं जो है किस तरीके से उस दौरान अपने आप को हैंडल करूँगा, या अगर मेरी जगह इस मरीज़ की जगह मैं होता तो मैं क्या करता, ठीक है। इमोशनली अपने आप को आप कैसे एक मतलब एज ए नर्स आप कैसे अपने आप को हैंडल कर रहे हो और आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्पेशली जो पेशेंट्स होते हैं और उनकी फैमिलीज़ होती है, आपने उनको इमोशनली सपोर्ट करना होता है कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि मतलब सही नहीं हो रहा, वो टर्मिनली एल है, ठीक है, मरने वाला है, तो आपने उसके फैमिली को कैसे इमोशनली सपोर्ट करना है या किस तरीके से आपने उनको चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज ए नर्स या रोल ऑफ नर्स इमोशन में बहुत ज़्यादा अहम है। पढ़ लीजिएगा ये चीज़, और आसान है बहुत, उसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ज़ाहिरी वही जो है कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन बातें हैं, एंड आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा और कोई भी इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट इमोशंस, chapter number 9 of developmental psychology. Thank you for watching. Take care. Bye bye.